माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 27 सॉल्व करने वाले हैं हम और ये वर्कशीट 5 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो इंग्लिश मीडियम में करेंगे। आपको पता है क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दी जाती है। सारे क्वेश्चन को आंसर के साथ में एक्सप्लेनेशन देती हूँ, पर उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस का पार्ट है और आपकी एनसीईआरटी बुक का ही पार्ट है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में दिया गया है। आपने लास्ट जो वर्कशीट थी 26 उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए क्या फैक्टर चाहिए होते हैं, अर्बनाइजेशन कैसे होता है, मतलब शहरीकरण कैसे होता है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है पॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं, आपने फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, अब उससे कुछ पॉल्यूशन भी होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे हार्म करता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। आपके लिए मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ को आपको क्लियर दिखे। Although industries contribute specifically to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise and resulting degradation of environment they have caused cannot be overlooked। ये कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था है यानी इंडियन इकोनॉमी है, इसको बूस्ट मिलता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, किससे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे, और प्रोडक्ट को हम केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी बेचेंगे तो हमें डॉलर्स मिलेंगे और हम ज़्यादा इकोनॉमी को अपनी डेवलप कर पाएंगे। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या यूनिट्स पॉल्यूशन कॉज करती हैं, और इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो 4 तरीके की पॉल्यूशन करती हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। इन पॉल्यूशन के टाइप के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना एंगल चेंज करना है। दैट मीन इंडस्ट्री से कैसे पॉल्यूशन होता है, ये जो पॉल्यूशन है इंडस्ट्री से कैसे होते हैं, इस मैनर में आपको समझना है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है ना, रेफरेंस के लिए दिया जाता है, छोटा सा पैरा दिया जाता है रेफरेंस के लिए। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे होल चैप्टर को कवर करते हुए पूछा जाता है। और आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करने हैं, ठीक है, पर मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट हैं, थर्मल मतलब जहाँ हीट जनरेट होती है या एनर्जी जनरेट होती है कोयले वगैरह से, वो भी पॉल्यूशन करते हैं। मैनी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आर रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन। बहुत सारी जो हेल्थ की इश्यूज होती हैं वो सारा भी किसका कारण है? पॉल्यूशन की वजह से। आप देख रहे हैं कितनी सारी बीमारियां हैं जो पहले नहीं होती थी। अगर आप बात करेंगे अपनी नानी से, दादी से, तो वो कहेंगे ये टाइप की बीमारियां हमारे टाइम में नहीं थी लेकिन आज हो गई हैं। क्यों? पॉल्यूशन की वजह से। और हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता जा रहा है। डेली सुनते हैं ना, जब से कोविड आ गया, इम्यून सिस्टम, तो हमारी जो क्षमता है रोग प्रतिरोधक वो भी कम हो रही है। क्यों? पॉल्यूशन की वजह से। वी हैव टू मेक एफर्ट टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हम लोग को एफर्ट करने होंगे इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन मतलब इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। व्हेन आई से इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में आपका वाटर, एयर, नेचर, ये लैंड जितना भी टाइप के हैं ये सब इंक्लूड हो जाता है जब हम इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से, उसकी गुणवत्ता खराब होने से बचाएं। क्यों? क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। आप ही लोग फ्यूचर हैं और आप ही लोग इस देश को बनाएंगे। तो अगर सोचिए, अगर आप अभी से ध्यान नहीं देंगे तो आगे आप जनरेशन को क्या सर्व करेंगे, क्या बोलेंगे? कुछ उनके लिए छोड़ेंगे नहीं, पूरा इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाएं। Every liter of waste water discharged by industry polluted 8 times the quantity of fresh water। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आप जो इंडस्ट्री से 1 लीटर गंदा पानी निकालते हैं या डस्ट पॉल्यूटेड वाटर निकालते हैं तो वो 8 लीटर साफ पानी को खराब कर देता है। 1 लीटर 8 लीटर पानी को खराब कर रहा है, तो हजारों लीटर जो पानी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो हमारी नदियों तालाबों को कितना पॉल्यूटेड करता है। क्या आप सोच सकते हैं
कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में रहते हैं। आपको पता है बहुत सारी फिशेस रहती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, और वो डिपेंडेंट होते हैं। आपको पता है वो सांस कैसे लेते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उससे ब्रीथ करते हैं। लेकिन जब पानी इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है तो वो ब्रीथ कैसे कर पाएंगे, वो भी तो मर जाएंगे बेचारे। इसीलिए हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खत्म होते जा रहे हैं इसी की वजह से। टू प्रिवेंट दिस वी हैव टू यूज लेस वाटर। इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कम पानी का यूज़ करें, ठीक है। जब आप कम का यूज़ करेंगे तो उसको मतलब वेस्ट को कम छोड़ेंगे नदियों और तालाबों में, ठीक है। दूसरा क्या है, रीयूज रिसाइकल ऑफ वाटर, कंजर्व रेन वाटर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आपने 3 Rs पढ़े हैं साइंस में, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। तो रिसाइकल प्रोसेस को अपनाएं, मतलब फैक्ट्री में आपने ये पानी यूज़ किया उसके बाद सीधा जाके नदी में छोड़ दिया, ऐसा मत करिए। इसको प्योरीफाई करिए, फिर इसी को यूज़ करिए, फिर इसी को यूज़ करिए, मतलब रिसाइकलिंग करिए। अगर आप रिसाइकलिंग करते हैं तो आप कम पानी को बार बार यूज़ कर पाएंगे और हम अपने नदी को, तालाब को स्वच्छ रख पाएंगे। इन फैक्ट्रीज न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी विल हैव टू यूजफुल इंस्टेड ऑफ कोल। और इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, पहले सारी इंडस्ट्री में एनर्जी के लिए कोल यानी कोयला जलाया जाता था। कोयले अभी 2 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, साइंस में पढ़ते हैं 4 टाइप ऑफ कोयला। तो जो वो पत्थर के कोयले होते हैं वो जलाए जाते थे एनर्जी के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में, जिससे एक्सेस हीट और गैसेस निकलती हैं। तो इसकी वजह आजकल लेटेस्ट आ गया है, तो हमें न्यू इक्विपमेंट्स और एनर्जी के लिए न्यू सोर्सेज यूज करना चाहिए, क्योंकि हम नए ज़माने में जी रहे हैं, हमें वही पुराने कोयले पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मोर एनर्जी एफिशिएंट मशीन शुड बी यूज्ड विच में ऑल्सो रिजल्ट इनटू द नॉइज पोल्यूशन। इसके अलावा हमें ऐसी मशीन्स यूज करनी चाहिए जो नॉइज पोल्यूशन को कम करती हैं, नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करती हैं। आपको पता है इतने सारे मॉडर्न साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने सारे सेंसर्स आ चुके हैं कि आजकल इक्विपमेंट में लगा दिए जाते हैं और वो नॉइज कम करते हैं। पहले आप देखते थे कि हर इंस्ट्रूमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक होता था आवाज़ होती थी, चाहे आप वॉशिंग मशीन की बात कर लो चाहे जिसकी। लेकिन आजकल जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल नॉइज़ फ्री हैं, नॉइज़ होता नहीं है उसमें, ऐसे डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो हमें वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो कम नॉइज़ करें, इससे हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम करेंगे। मोर एनर्जी एफिशिएंट हो, ठीक है, कम से कम एनर्जी का यूज़ करें और नॉइज़ कम करें। नाउ डे इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी इज गिवन ऑन द प्लेस ऑफ मोस्ट ऑफ डिवाइसेस। आजकल एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में डिवाइसेस के ऊपर लिखा होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदने गए हैं और आप 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर दिल्ली के स्टूडेंट हैं और 10th के स्टूडेंट हैं तो आप सब जानते होंगे स्टार रेटिंग के बारे में। आप अपना फ्रिज लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, एसी लेने जाते हैं तो उस पर ग्रीन कलर का स्टार रेटिंग लगा होता है, ठीक है। और क्या होता है कि शॉप वाला बोलते हैं भाई ये 3 स्टार वाला ले लो, ये कम प्राइस का है। तो उस स्टार रेटिंग का मीनिंग क्या होता है, स्टार रेटिंग का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रिक कंजप्शन कितना होगा। आप 5 स्टार 4 स्टार का लेते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होता है और ये ऑथराइज्ड होता है, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें पेटेंट करवाना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इतनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो हम कई बार क्या करते हैं, जो सस्ता होता है उसको परचेज कर लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि हर महीने उसके लिए 10,000 बिल पे करना पड़ेगा। बल्कि हमें ये करना चाहिए कि एक बार ज़्यादा पे कर दो, ठीक है, और लेकिन हम इलेक्ट्रिक को सेव करेंगे। केवल यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही है, आप जब बिजली बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं तो आप इस इन्वायरमेंट को भी सेव करते हैं, ठीक है। हम कम एनर्जी यूज़ करेंगे तो हम इन्वायरमेंट को भी सेव करेंगे। तो आजकल डिवाइसेस पे ये प्रिंट आता है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी ही अपने फ्रिज पे, टीवी पे, एसी पे देखिए स्टार, कितने स्टार रेटिंग का आपके घर पे इक्विपमेंट है और बताइए। हमारे घर पे 3 स्टार है, हमारे घर पे 4 स्टार रेटिंग का एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। ऑलराइट, बाय एडॉप्टिंग द मैकेनिज्म वी कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो आपको ही सोचना होगा और आप बच्चे हैं और आप बहुत समझदार हो रहे हैं, तो आपको ये, आप लेवल मिड लेवल पे आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आप पे डिपेंड है, इसलिए आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आपका थोड़ा सा पार्ट दिया है एनवायरनमेंट का, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, साइंस में भी आपको ये पढ़ाया जाता है एनवायरनमेंट का पार्ट। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आज आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ डज इंडस्ट्री हार्म द एनवायरनमेंट। पहला क्वेश्चन, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को किस तरीके से हार्म करती है, अभी जो हमने पूरा डिस्कस किया, ठीक है। अभी मैं सारे आंसर आपको बताऊंगी। डिस्क्राइब सम प्रॉब्लम कॉज्ड बाय पॉल्यूशन
यू आर अराउंड, तो आपके आसपास जो प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन से वो आपको बतानी है। मैंने कहा था 3 क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं। आपके आसपास क्या पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है। हाउ कैन यू डू प्रिवेंट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट को आप लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं आप। इसके अलावा यू वांट टू, इसके अलावा 4th क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, तो आप अपने पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे, किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहेंगे कि ये इक्विपमेंट खरीदते हुए, क्योंकि आप जागरूक हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि हाँ मम्मी पापा हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, इससे हम इन्वायरमेंट को सेव करेंगे। तो आप क्या क्या एडवाइस देंगे वो आपको नोट डाउन करनी है, बतानी है। चलिए देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन और आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है हाउ डज इंडस्ट्री हार्म द एनवायरनमेंट। मैं आपको आंसर उसी की तरह लिखवाती हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, तो आपको आंसर टू द पॉइंट भी लिखना है और ब्रीफ में लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ में नहीं, कट टू कट लिखना है, ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। और ये जो पॉइंट मेथड है ये मैं बहुत स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ और उससे वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी करते हैं। हमें भी जब हम आपकी एज में थे तो हमें भी नहीं पता था कि क्या चीज़ कैसे लिखनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का आंसर में क्या डिफरेंस होता है, सोशल स्टडी का आंसर और साइंस का आंसर में क्या डिफरेंस होता है, पर ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हाउ डज इंडस्ट्री हार्म द एनवायरनमेंट। सबसे पहले आप लिखेंगे इंडस्ट्री हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी बट इंडस्ट्री हार्म द एनवायरनमेंट इन फॉलोइंग वेज। आप पहले बोलेंगे कि हाँ जो इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी में हेल्प करता है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से या निम्नलिखित तरीके से पॉल्यूशन या हार्म करता है। फिर बुलेट बना के लिखेंगे, बुलेट मतलब पॉइंट्स में लिखेंगे, सब पॉइंट बनाएंगे, उसको मैंने ग्रीन हाईलाइटेड किया है, एयर पॉल्यूशन इसके बारे में, ठीक है। फिर आगे हमने 2 पॉइंट्स को और डिस्क्राइब किया है, वो डिटेल में देखेंगे। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनवांटेड गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। हमारे एयर में अनवांटेड गैसेस होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है क्या होती है, SO2 जिसे सल्फर डाइऑक्साइड, इसी की वजह से एसिड रेन होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, अगर 2 लगा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और CO रखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजन यानी जहरीली गैस है, ठीक है। द सस्पेंडेड मैटर इन एयर कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल। हमारे एयर में जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। आप बोलेंगे हमें दिख तो नहीं रहे हैं, आपको दिखते नहीं है लेकिन ये फ्लैटर्ड है, पूरे इन्वायरमेंट में स्प्रेड है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो पूरे सॉलिड और लिक्विड गैसेस के फॉर्म में भी स्प्रेड हैं, जैसे कि डस्ट, फॉग, केमिकल, पेपर इंडस्ट्री, ब्रिक एसेट्रा। लार्ज फैक्ट्रीज एक्सपेल स्मोक इन वायलेंस ऑफ पॉल्यूशन रेगुलेशन। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि जैसे कि केमिकल हो गई, पेपर इंडस्ट्री यानी लकड़ी की जो इंडस्ट्री होती है जो पेपर बनाने का काम करती है, ब्रिक्स यानी जो ईंटे के भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंटें पका के बनाई जाती हैं, लार्ज फैक्ट्रीज, इस तरह की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बहुत सारा पॉल्यूशन करती हैं, बहुत सारा स्मोक, बहुत सारा धुआं निकालती हैं, जो पॉल्यूशन का रेगुलेशन नहीं करते, मतलब जो कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए हैं उसको रिपेल करते हैं, फॉलो नहीं करते। तो पहले 4 तरह के पॉल्यूशन होते हैं। नंबर 1 आप एयर पॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, इसी क्वेश्चन में आगे आप वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एक एक करके। अगर आप कोई बच्चा बोले कि मैम अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, 2 मार्क में आता है, तो हमें क्या करना है, तब आप 2 लाइन में लिख दीजिए कि हार्म करते हैं ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन में लिख दीजिए। अगर 3 नंबर में आता है तो पहले जैसे मैंने लिखा है वैसे, फिर ये बुलेट पॉइंट बना के एक एक को एक्सप्लेन करिए। 4 नंबर में है तो इन बुलेट पॉइंट को अंडरलाइन कर दो और एक एक को एक्सप्लेन कर दो, इससे आपका टाइम बचता है क्योंकि आप बस पॉइंट को याद करोगे, एक्सप्लेनेशन अपने आप दोगे। टीचर को समझ में आ जाता है कि बच्चे को आता है, वो पूरा पॉइंट में आंसर लिख रहा है, टीचर आपके पॉइंट्स देखेगा, बुलेट पॉइंट देखेगा, 4 पॉइंट है, 4 नंबर का है, गुड, आंसर दे देगा, मार्क्स आपको दे देगा। इसी तरीके से मार्किंग की जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन इज स्प्रेड बाय इंडस्ट्रीज हैविंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इन द रिवर। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के जो हमारे पॉल्यूटेड चीज़ें हैं हम उसे पानी में छोड़ देते हैं, नदियों तालाबों में। द मेजर फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर पेपर, पल्प, केमिकल्स, टेक्सटाइल, डाइंग इंडस्ट्री,
लेदर एंड इलेक्ट्रॉनिक। और सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का कारण है वो क्या है? पेपर, पल्प, केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री क्या करती हैं? अपने केमिकल्स बनाती हैं और जो उनका वेस्ट है वो पानी में छोड़ देती हैं। अब पानी में सोचिए केमिकल जा रहा है, केमिकल से वो जितने ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहे हैं उन पे क्या असर होगा। इसके अलावा टेक्सटाइल और डाइंग, कलरिंग की, जो कपड़े आप पहनते हैं इन्हें कलर किया जाता है इंडस्ट्री में, तो वो भी सिंथेटिक कलर होते हैं, सिंथेटिक कलर पानी में छोड़ दिए जाते हैं, बताइए। ठीक है, तो ये सारे, लेदर हो गया, चमड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो कितना ज़्यादा सोचिए रेडिएशन होगा, कितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। इसके बाद लैंड पॉल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रीज वेस्ट सच एज some flammable, some deodorants, some toxic substance are directly dumped on ground without going to waste management process and cause land pollution। इंडस्ट्री का बहुत सारा वेस्ट होता है जो ऐसा होता है जो डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे स्प्रे टाइप की, डिओड्रेंट टाइप की चीज़ होती हैं, कुछ टॉक्सिक होते हैं, मतलब जो रेडिएट करने लगते हैं और एयर में गैस फैला देते हैं जो हानिकारक होती हैं, डायरेक्टली फेंक दिए जाते हैं। कूड़े घर, आपने दिल्ली में बहुत सारे देखे होंगे, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, वहीं पर फेंक दिए जाते हैं बिना वेस्ट मैनेजमेंट। पहले वेस्ट मैनेजमेंट करिए तब तो उसे डिकम्पोज करिए, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट किए बिना डायरेक्ट छोड़ दिए जाते हैं। इससे हमारा लैंड पोल्यूशन होता है, साथ साथ एयर पोल्यूशन भी होता है, पर लैंड की जो उपजाऊता होती है वो भी खत्म होती है। इसके बाद बात करें नॉइज पोल्यूशन की, तो इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इक्विपमेंट ऑफ फैक्ट्री, जनरेटर, वुड सॉइंग फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स प्रोड्यूस मोर साउंड। आपने देखा होगा जहाँ पे भी कंपनी या फैक्ट्री होगी वहाँ से कितना ज़्यादा शोर आता है, किसकी वजह से? बहुत सारी मशीन्स चलती हैं, जनरेटर चलते हैं जिसमें खटखट खटखट आवाज़ आती है, आपने सुना होगा ट्रेडिशनल जनरेटर की आवाज़ें। वुड सॉइंग फैक्ट्रीज, लकड़ी काटने की जो फैक्ट्री होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ड्रिल, जहाँ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा होता है वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, ड्यू टू विच प्रॉब्लम सच एज हियरिंग, पावर, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस इंक्रीज। और इन सब कारणों की वजह से क्या होता है? दिल का हाई ब्लड की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। पहले जो बीपी की प्रॉब्लम्स होती थी बूढ़ों में होती थी और बहुत कम में, आजकल क्या है यंगस्टर जो है उनमें भी बीपी की, कहते हैं हमें बीपी की प्रॉब्लम, हमारा बीपी बढ़ गया। ठीक है, पहले ये नहीं होता था बच्चों में या यंगस्टर में, पर आजकल हो रहा है। क्यों? स्ट्रेस की वजह से, नॉइज़, हम इतना ज़्यादा नॉइज़ में रहते हैं और सुनते हैं। और हियरिंग प्रॉब्लम, हम धीरे सुन ही नहीं पाते हैं, बहुत धीरे बोले तो हम उसे सुन नहीं पाते। आप गाँव के लोगों को देखिए वो बहुत धीरे भी सुन सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, ठीक है, सर दर्द की प्रॉब्लम, पहले सर दर्द बच्चों को, यंगस्टर को बिल्कुल नहीं होता था, आजकल कॉमन हो गया, छोटे छोटे बच्चों को सर दर्द हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। तो फर्स्ट आंसर का ये कंप्लीट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना मैं सारे आंसर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, ऑल सब्जेक्ट बोथ मीडियम, इंग्लिश एंड हिंदी में। तो आप मुदिता आईएएस वॉरियर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर लें और आप सारे आंसर कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं 1 सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ। इसके बाद क्वेश्चन 2 है आपका, डिस्क्राइब सम प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय पॉल्यूशन दैट यू आर अराउंड। जो आप अपने आसपास देखते हो ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ जो पॉल्यूशन से होती हैं। मैंने कहा था अपने बिहाफ पे लिखना है इसे, तो मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, आप थोड़ा सा समझिए। पॉल्यूशन कॉज मैनी प्रॉब्लम अराउंड अस सच आर एज फॉलोज। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो पॉल्यूशन से होती हैं हमारे आसपास, उसमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, pollution causing many problem around us like water of Yamuna river becomes polluted day by day and the number of fishes and other organisms are decreasing accordingly। जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, वो लोग जानते हैं कि दिल्ली में हमारी यमुना रिवर है, यमुना नदी है। और पॉल्यूशन यहाँ पे बोला है कि आपको अपने आसपास बताना है, तो जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं वो सब इस चीज़ को लिख सकते हैं कि भाई जो ये पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से हमारी जो यमुना का पानी है वो दिन ब दिन और ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जाता है। अगर आप कालिंदी कुंड से गए होंगे तो आपने देखा होगा कितना ज़्यादा उसका कलर ब्लैकिश हो चुका है। तो इसकी वजह से जो उसमें मछलियाँ रहती हैं या ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी संख्या भी हर दिन क्या है, कम होती जा रही है। पहली प्रॉब्लम आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे, आई होप। सेकेंड प्रॉब्लम, ड्यू टू पॉल्यूटेड रिवर एंड ग्राउंड वाटर इन आवर एरिया समटाइम्स आवर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो कंटामिनेटेड एंड द कॉज ऑफ स्टमक पेन एंड अदर डिजीजेज। इस पॉइंट को भी आप
में से बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि ड्यू टू पॉल्यूटेड रिवर हमारा जो पानी आता है घरों में, सप्लाई का पानी आता है, ठीक है, आप लोग को पता है। तो जो सप्लाई का पानी आता है या ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से पानी आता है वो इतना पॉल्यूटेड हो चुका है हम लोग के एरिया में कि कई बार जो ड्रिंकिंग पानी हमें सप्लाई से भेजा जाता है वो भी कैसा होता है आपको पता है, प्योरीफाई करके रिवर का पानी क्लोरीन की गोलियां मिला के आपके घर में सप्लाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो भी कैसा होता है, कई बार बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है, पॉल्यूटेड होता है, जिसकी वजह से कई बार बच्चों को स्टमक पेन होने लगता है, बड़ों को भी, और बहुत सारी अन्य बीमारियां भी। आप रोहिणी, जनकपुरी, जहांगीरपुरी और दिल्ली के बहुत सारे एरिया में देखिए कई बार जो पानी आता है उसका कलर येलो होता है और लोगों के पास कोई चारा नहीं है उसे पीने के अलावा, और इसके कारण बहुत सारा फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पेट दर्द होने लगता है, तरह तरह के इश्यूज होते हैं। वो किसकी वजह से बोलते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पानी की वजह से हो रहा है, क्योंकि पानी ही प्योरीफाई नहीं है। इस पॉइंट को भी आप सब लिख सकते हैं जो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद नॉइज पॉल्यूशन कॉजिंग लार्ज इम्पैक्ट ऑन आवर एरिया। नॉइज पॉल्यूशन भी हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपको पता है पेड़ जो हैं बहुत कम होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर होता है, हम लोग को शोर में रहने की आदत हो गई है। द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इज हियरिंग लॉस। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, हियरिंग लॉस, ऊंचा सुनने लगे हैं हम लोग। एक्सपोजर टू लाइट नॉइज कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेज, स्लीप डिस्टर्बेंस। आजकल बच्चों को या किसी को भी नींद नहीं आती ठीक से, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या रात रात तक नींद नहीं आती है या फिर कम नींद, ज़्यादा नींद। ये जो स्लीप डिस्टर्बेंस ये भी नॉइज़ की वजह से होता है। इसके अलावा स्ट्रेस, पहले स्ट्रेस नहीं होता था, आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, बिकम कॉमन इन यंगस्टर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो चुकी हैं यंगस्टर्स में। तो ये जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। आप भारत का भविष्य हैं तो आप इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन वी कैन मेक द फॉलोइंग एफर्ट्स। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम ये फॉलोइंग एफर्ट्स करेंगे। वो क्या है, नंबर 1, मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर इन वेरियस प्रोसेसेस, रीयूज ऑफ वाटर इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज ऑफ बाय रिसाइकलिंग। इसका मतलब हम पानी का कम से कम उपयोग करेंगे, ठीक है, चाहे घरों में बात करें चाहे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में बात करें। दूसरा, मोर सक्सेसिव स्टेज बाय रिसाइकलिंग, हम रिसाइकलिंग को यूज करेंगे, मतलब पानी को बार बार, जो पानी है उसको बार बार यूज किया जाए, रिसाइकल, ट्रीटमेंट करो फिर रिसाइकल करो, फिर ट्रीटमेंट करो फिर रिसाइकल करो। इससे हम बहुत ज़्यादा पानी को नदियों में जाने से बचा पाएंगे। सेकेंड, आप क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर मीटिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। आपने पढ़ा है कि बारिश के पानी को अगर हम बचा लें, उसको सेव कर लें तो उसे प्योरीफाई करके यूज़ किया जा सकता है। आप गाड़ी धोने के लिए, घर का काम करने के लिए, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में मशीनों को ठंडा करने के लिए उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे और उसे यूज़ करेंगे। थर्ड, आप क्या करेंगे, ट्रीटिंग हॉट वाटर वेस्ट मटेरियल बिफोर दे फ्लो इनटू रिवर एंड पोर्ट्स। क्या होता है कि जो इंडस्ट्री से पानी निकलता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हाई होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। डायरेक्ट उसे डिस्चार्ज अगर कर दिया जाता है रिवर्स में तो रिवर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म कई बार मर जाते हैं जो इतने टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री से पानी या डस्ट निकलता है पहले उसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद ट्रीटमेंट के बाद उसको छोड़ा जाएगा नदियों और तालाबों में, ठीक है। तीसरा स्टेप आप ये करेंगे। चौथा क्या कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग मशीन एंड इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलिंग साइलेंसर इन जनरेटर। नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करेंगे या इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे जो कम पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन करती है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं आजकल इक्विपमेंट में, जिससे आप नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में जैसे जनरेटर चलते हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में तो उसमें साइलेंसर इंस्टॉल करवा दीजिए, तो साइलेंसर से उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये सारे एफर्ट्स हैं जो हम पुट करेंगे अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप लोग अगर बड़े होकर इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए आप ज़रूर अच्छे काम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट बट नॉट लीस्ट 4 क्वेश्चन में पूछा है, यू वॉन्ट टू अ मार्केट विद योर पेरेंट्स टू बाय अ
होम यूज इक्विपमेंट, आप अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट गए हैं, ठीक है, जैसे कॉमन होता है, आप मार्केट गए हैं और कोई इक्विपमेंट घर के लिए खरीदना चाहते हैं। व्हाट वुड यू टेल देम टू कीप माइंड व्हेन बाइंग इक्विपमेंट, आप अपने मम्मी पापा से क्या कहेंगे परचेज करने से पहले किसी इक्विपमेंट को, ठीक है। मान लीजिए आप गए हैं कोई भी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टीवी, एसी कुछ भी लेने के लिए गए हैं अपने मम्मी पापा के साथ, जैसे जनरली बच्चे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ बेटा तू बड़ा हो गया है, थोड़ी हेल्प करेगा, हम चूज करेंगे इसकी क्वालिटी क्या है, फीचर्स, बच्चे बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं, आजकल बच्चों को ज़्यादा पता है, बेटा बताओ इसमें क्या हमें रेटिंग लेनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, किस कंपनी का, बच्चे फटाफट फ़ोन में फीचर चेक करके बता देते हैं। तो आप क्या क्या एडवाइस दोगे अपने पेरेंट्स को, तो आपको अपने को लिखना है, तो ऐसे लिखना है, इफ़ आई गो टू बाय होम अप्लायंसेज विद माई पेरेंट्स आई विल आस्क देम टू टेक सम स्पेशल केयर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अगर मैं अपने माता पिता के साथ मार्केट जाऊंगी या जाऊंगा तो मैं उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने के लिए कहूँगा, उनमें से क्या है, नंबर 1, ओनली स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग इक्विपमेंट ऑफ BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर शुड बी परचेज्ड, हम जिस भी प्रोडक्ट को खरीदें, जिस भी इक्विपमेंट को खरीदें, वो लेबल्ड हो, उस पर लेबलिंग हो BEE की, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाली लेबलिंग होनी चाहिए। दूसरी क्या है, जो मिनिस्ट्री पावर के अंडर आती है, क्योंकि जो जैसे आप देखते हैं ना कि हम बोलते हैं ISI मार्क, अलग अलग मार्क होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, तो अगर हम कोई इक्विपमेंट खरीदेंगे तो उस पर BEE का मार्क देखना ज़रूरी है, हम ऐसे ही प्रोडक्ट को खरीदें, मैं ये सलाह दूंगा अपने माता पिता को। दूसरी किस बात का ध्यान रखेंगे, आई विल एडवाइज टू माई पेरेंट दैट चूज हाई स्टार रेटिंग इक्विपमेंट विच रिड्यूस पावर कंजप्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन पावर सेविंग, मैं उन्हें ये एडवाइस भी दूंगा अपने माता पिता को या दूंगी कि ऐसे जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो हाई स्टार रेटिंग हो, सबसे ज़्यादा 5 रेटिंग होती है स्टार की, अगर 5 स्टार है आपका प्रोडक्ट तो आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक को कंज्यूम करने से बचेंगे, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा, तो आप बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्टार रेटिंग का हम प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, जिससे हम बिजली को बचाएंगे और इन्वायरमेंट में कंजप्शन में कम कंजप्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, एनर्जी सेविंग में हम इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या, आई विल अर्ज टू माई पेरेंट्स चूज नॉइज एफिशिएंट इक्विपमेंट। थर्ड पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अपने पेरेंट्स से आग्रह करूंगा या करूंगी, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं तो हम उनसे आग्रह कर सकते हैं कि चूज नॉइज एफिशिएंट इक्विपमेंट, हम जिस इक्विपमेंट को चुने वो नॉइज एफिशिएंट हो, मतलब ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें नॉइज ना हो या शोर बहुत कम होता हो, उसमें इस तरह के सेंसर लगे हों, चीज़ें लगी हों जिनसे नॉइज़ ना हो, क्योंकि इस तरह के जब आप इक्विपमेंट घर में खरीदते हैं तो ऐसा तो नहीं हर साल खरीदेंगे, फ्रिज है, टीवी है, तो एक बार आप खरीदते हैं तो 4-5 साल के लिए इंस्टॉल करवा देते हैं ना, या 6 साल के लिए, उसके बाद नया लेते हैं, तो इन चीज़ों को एक बार अच्छा पैसा लगा के पर इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए ही खरीदना चाहिए। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं, इसके अलावा आप और भी जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहेंगे उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, इतना आपके लिए एफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 27 इंग्लिश मीडियम में सॉल्व कर ली। अगर आपके कोई फ्रेंड हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 9th में भी आपके कोई फ्रेंड है तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से अपने बाकी वर्कशीट के सॉल्यूशन ले सकते हैं, और हमारे चैनल पे आपके स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी। स्पेशल क्लासेस में आपको साइंस, मैथ, SST के NCERT के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, पूरे चैप्टर को कवर किया जाएगा क्योंकि बच्चों का सिलेबस काफ़ी पीछे छूट चुका है। एक डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे वीडियो वन प्लेस पे डेली मिल जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।